पसंदीदा शो 9 बज गए का, और इस शो में हम पेश करते हैं देश और दुनिया की वो खबरें जिनका आपसे सरोकार है। और इस वक्त सबसे बड़ी और चिंता वाली खबर क्या है? सिर्फ और सिर्फ कोरोना। तो आज के शो में हम आपको कोरोना से जुड़ा सारा अपडेट देंगे। देश में किस तरह के हालात है, शहरों के हालात कैसे हैं, लेकिन शुरुआत महाराष्ट्र से करेंगे, जहां पर खबर यह है कि आज रात 8 बजे से सख्त पाबंदी शुरू हो जाएगी और इसे नाम दिया गया है ब्रेक द चेन। भयानक पद्धतीने म्हणजे आजचा जो आकडा आहे, एक दिन में 60,212 केस, 24 घंटे में 281 लोगों की मौत, 5,93,042 एक्टिव केस। देश में किसी भी राज्य में सबसे ज्यादा केस महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में कोरोना की बढ़ती रफ्तार ने मानो सारे इंतजामात और पूर्व अनुमानों की धज्जियां उड़ा दी हैं। लेकिन अगर लोगों की जिंदगी बचानी है तो कुछ करना जरूरी है। इसी दिशा में उद्धव सरकार ने आज रात 8 बजे से सख्त पाबंदी लागू करने का ऐलान कर दिया है। बेशक पूरे राज्य में लॉकडाउन नहीं लगा, लेकिन ये पाबंदियां उससे कम भी नहीं है। उद्धव सरकार ने पाबंदियों की इस किस्त का नाम दिया है ब्रेक द चेन। इसके तहत अगले 15 दिनों तक महाराष्ट्र में ब्रेक द चेन मुहिम चलेगी। पूरे राज्य में रात 8 बजे से धारा 144 लागू हो जाएगी। आपात सेवाओं को छोड़कर बाकी दफ्तरों को बंद रखा जाएगा। अगले 15 दिनों तक पूरे राज्य में ट्रांसपोर्ट सिर्फ जरूरी सेवाओं के लिए खुलेगा। बैंक, पेट्रोल पंप, कार्गो, ई कॉमर्स, प्राइवेट सुरक्षा गार्ड जैसी सुविधाएं लागू रहेंगी। रेस्टोरेंट खुले रहेंगे, लेकिन सिर्फ वहां से ऑर्डर घर तक मंगाया जा सकेगा। मीडिया की सेवाओं पर कोई रोक नहीं रहेगी। मी एकदम काही लॉकडाऊन असं म्हणत नाहीये, पण काही निर्बंध हे साधारणतः त्या सदृश्य आहेत। कारण ही साखळी जर का तुटली नाही तर ही साखळी आपल्याला पूर्ण गुरफटून गुंबरून टाकल्याशिवाय राहणार नाही। आणि हे निर्बंध उद्या 8 वाजल्यापासून, संध्याकाळी 8 वाजल्यापासून आपल्या राज्यात लागू होतील। की उद्या संध्याकाळपासून आपण ब्रेक द चेन म्हणजे ही शृंखला तोडायची, आपल्याला तोडावीच लागेल। आणि ती तोडण्यासाठी आपण राज्यात 144 कलम लागू करतो आहोत। म्हणजेच आजपर्यंत ही दिवसा जमावबंदी आणि रात्री संचारबंदी असं होतं, कधी रात्री जमावबंदी करत होतो। आता मात्र आपल्याला पुढचे किमान 15 दिवस राज्यामध्ये संचारबंदी लागू करावी लागत आहे। और इस बीच देखिए पाबंदियां क्या क्या रहेंगी। धार्मिक संस्थान पूरी तरह से बंद, सभी सार्वजनिक स्थल पूरी तरह से बंद, यानी पाबंदी लगा दी गई और इसी से चेन ब्रेक होगी। सभी दफ्तरों को बंद कर दिया गया है। तो ये तमाम ऐसी पाबंदियां जो कि महाराष्ट्र सरकार की तरफ से लगाई गई। और इस बीच मुंबई की दादर मार्केट में लोग अभी भी भीड़ लगा रहे हैं। तस्वीरें कुछ ऐसी आ रही है, कोरोना नियमों की जमकर धज्जियां उड़ रही हैं। देखिए मुस्तफा शेख की रिपोर्ट। इस वक्त हम मुंबई के दादर मार्केट इलाके में है, जहां पर रिस्ट्रिक्शन अनाउंस होने के बाद कई लोग मार्केट में दिख रहे हैं जरूरतमंद चीजें खरीदते हुए। 8 बजे के बाद से सिर्फ एसेंशियल सर्विसेज ही शुरू रखी जाएगी। महाराष्ट्र के लिए ये नए लॉकडाउन के रूल लगा दिए गए हैं। आज शाम से ये लॉकडाउन शुरू होने वाला है। महाराष्ट्र में 60,000 से ज्यादा केसेस कल के दिन रिपोर्ट हुए हैं और तकरीबन 600 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। उसके साथ ही साथ मुंबई में भी 7,900 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, 26 लोगों की मृत्यु हुई है। चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे ने साफ कर दिया है कि दूसरे राज्यों से ऑक्सीजन मंगाना पड़ेगा, क्योंकि ऑक्सीजन सप्लाई की किल्लत है। अब आने वाले दिनों में ये देखना होगा कि क्या ये नए रिस्ट्रिक्शंस वायरस जिस तेजी से महाराष्ट्र में फैल रहा है उसे कम करता है या नहीं। कैमरा पर्सन मंगेश आंबरे के साथ मुस्तफा शेख, मुंबई आज तक। तो देश भर में अलग अलग राज्यों और शहरों का हाल क्या है, जल्दी से चलेंगे मेरे साथ। मुस्तफा शेख मुंबई से इस वक्त जुड़ चुके हैं। कुमार कुणाल दिल्ली का हाल बताएंगे। और उत्तर प्रदेश का हाल भी कोई बहुत अच्छा नहीं, क्योंकि मुख्यमंत्री दफ्तर तक पहुंच चुका है कोरोना, और इसी वजह से खुद को योगी आदित्यनाथ ने आइसोलेट किया। शिवेंद्र श्रीवास्तव से पूरी रिपोर्ट वहां से लेंगे। लेकिन पहले मुस्तफा, ब्रेक द चेन कैसे होगी, जब दादर की तस्वीर जो आपने दिखाई है उससे तो लग रहा है कि कहीं लापरवाही सबसे बड़ी वजह इसकी है।
जी बिल्कुल, एक तरफ सरकार को ये भी देखना है कि लोगों के पास खाने पीने के सामान हो, लोग भूखे ना मरे, क्योंकि एक तरह से लॉकडाउन जो है ये शाम के 8 बजे के बाद से काफी स्ट्रिक्ट होने वाला है, लोगों को बिल्कुल मूवमेंट अलाउड नहीं होगी। तो ह्यूमन एंगल के चलते सब्जी मार्केट को अलाउ किया गया है, लेकिन शायद कहीं ना कहीं लोग उस चीज का गलत फायदा उठा रहे हैं। कई दिनों से देखा जा रहा है कि दादर मार्केट हो, वाइकल्ला मार्केट हो, अलग अलग मुंबई के मार्केटों में भीड़ हो रही है, लेकिन फिर भी लोग वहां आते हैं, वहीं से सामान लेते हैं, वहीं पर भीड़ इकट्ठा होती है। अब शाम से जो लॉकडाउन लग रहा है उसमें सिर्फ और सिर्फ असेंशियल सर्विस, एम्बुलेंस, हॉस्पिटल, केमिस्ट, ये सारी चीजें ही खुली रहेगी। शायद होम डिलीवरी, रेस्टोरेंट की थोड़ी हद तक खुली रहे, ई कॉमर्स को असेंशियल सर्विस की जो है सहूलत दी गई है। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यही है कि लोगों ने सेल्फ लॉकडाउन करना पड़ेगा। अगर दिन में भी लॉकडाउन नहीं लगाया गया तो सिर्फ इस वजह से कि जो गरीब तबके के लोग हैं उनके रोजगार पर असर ना पड़े, इसीलिए लोगों को सेल्फ लॉकडाउन यही एक ऑप्शन है। शाम में जो लॉकडाउन लगा है उसका कितना असर होता है, ब्रेक द चेन की जो पॉलिसी है वो 1 मई तक सक्सेसफुल हो पाती है कि नहीं उद्धव सरकार के लिए, ये देखना बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। बिल्कुल। मुस्तफा रहिए, कुमार कुणाल दिल्ली का हाल भी हमें बताएंगे, शिवेंद्र हमें उत्तर प्रदेश का हाल बताएंगे, लेकिन जरा दिल्ली का हाल एक नजर देख लेते हैं। क्या जहां एक तरफ कोरोना का विस्फोट हुआ है, इस तरह की स्थिति लगातार बन रही है, और कल एक दिन की अगर बात करें तो अब तक के सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। 3 दिसंबर के बाद दिल्ली में एक दिन में कोरोना से कल सबसे ज्यादा केसेस देखे गए, सबसे ज्यादा लोगों की मौत हुई है। हाल यह है कि कोरोना संक्रमण दर 13.14% तक पहुंच गया है, और 4 अप्रैल से 14 अप्रैल के बीच की बात करें तो दिल्ली में कोरोना से 77,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हुए हैं। कुमार कुणाल, चिंता लगातार अरविंद केजरीवाल की भी बढ़ी हुई और इसीलिए उन्होंने कहा है कि अब ज्यादा बेड्स की जरूरत है। स्थिति दिल्ली की बताइए। देखिए, अभी बात हो रही थी मुंबई की, मुंबई से मुस्तफा बता रहे थे, लेकिन दिल्ली की हालत मुंबई से कहीं ज्यादा खराब है। 13,500 मामले लगभग, और यह बता दें कि इतना मामला कभी मुंबई में या किसी और शहर में नहीं आया है। ये पहली दफा है जब न सिर्फ दिल्ली में सबसे ज्यादा मामले आए हैं, बल्कि हिंदुस्तान के किसी भी शहर में 13,468 लगभग 13,500 मामले कभी नहीं आए थे एक दिन में। ये रिकॉर्ड है। दूसरी तरफ जो बिस्तरों की कमी है वो सबसे बड़ी चिंता है, क्योंकि लगभग जो 13,500 केस आ रहे हैं उसे 5% लोग ऐसे हैं, यानी 700 के आसपास लोग ऐसे हैं जिनको वेंटिलेटर या आईसीयू की जरूरत पड़ रही है। ऐसे में कितने समय तक जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो स्वास्थ्य का ढांचागत सुविधाएं हैं, वो लोगों के काम आएंगी, ये एक बड़ी मुश्किल है। इसके साथ साथ जो वैक्सीनेशन है और साथ ही टेस्टिंग है उसमें भी समय लग रहा है। तो ये कई सारी चिंताएं एक साथ हैं, मुश्किल है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत है बेड की। बेड को लेकर के केंद्र सरकार को भी लिखा है दिल्ली सरकार ने, लेकिन वहां से क्या मामले जिस तरीके से बढ़ रहे हैं उस तरीके से बेड की संख्या भी बढ़ाई जाएगी, ये अभी बड़ा सवाल है। कई सारे फैसले भी लिए गए हैं, लेकिन अभी और सख्त फैसलों की जरूरत है। जिस तरीके से मुंबई में सख्त फैसले लेने पड़े हैं, क्या दिल्ली भी लेगा? हालांकि कल मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कहा सीबीएसई परीक्षाओं को टाला जाए, लेकिन क्या सिर्फ परीक्षाएं टालने से बात बनेगी या और भी बड़े कदम उठाने होंगे? क्या सिर्फ परीक्षाएं टालने से बात बन जाएगी? जिम्मेदारी खुद की पहले समझनी होगी। दिल्ली का हाल कुमार कुणाल ने बताया, शिवेंद्र श्रीवास्तव भी चलेंगे। वैसे दिल्ली की तरह उत्तर प्रदेश में भी कोरोना का खौफ अब आए दिन नए रिकॉर्ड बना रहा है। तो पहली बार उत्तर प्रदेश में कोरोना के रोजाना 18,000 से ज्यादा मामले सामने आए, और उत्तर प्रदेश की बात करें तो करीब 12 आईएएस ऑफिसर्स हैं जो कि कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, और खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद को आइसोलेट कर लिया है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के करीब पहुंचा कोरोना का आतंक। यूपी के 1 दर्जन से ज्यादा आईएएस कोरोना की चपेट में। हमीरपुर समेत 3 जिलों के डीएम कोरोना पॉजिटिव। सीएम योगी ने खुद को किया आइसोलेट। यूपी में कोरोना का आतंक इतना बढ़ जाएगा इसका किसी को अंदाजा नहीं था, लेकिन सीएम योगी ने जैसे ही ये ट्वीट किया तो खलबली मच गई। योगी ने ट्वीट किया कि मेरे कार्यालय के कुछ अधिकारी कोरोना से संक्रमित हुए, ये अधिकारी मेरे संपर्क में रहे, इसीलिए मैंने एहतियातन अपने को आइसोलेट कर लिया है। सभी काम वर्चुअली कर रहा हूँ।
यूपी में कोरोना की रोकथाम को लेकर योगी कल पूरे दिन अलग अलग वर्चुअल बैठकें करते रहे और दिशा निर्देश देते रहे। राज्य सरकार और केंद्र सरकार के नियमों का पालन किया और बचाव को प्राथमिकता दे। कहते हैं ना कि बीमारी में, आग में और पानी में ये लापरवाही नहीं करनी चाहिए। उसमें बचाव, जितना बचाव कर सकते हैं वही हमारे लिए सर्वोत्तम उपाय है। तो बीमारी के लिए बचाव ही सर्वोत्तम उपाय है। यह कोरोना के मामले में तो अक्सर सही बैठता है। मेरा ये मानना है मानवता को बचाने का सबसे बड़ा जद्दोजहद है। कोरोना केस के रोजाना बढ़ते आंकड़े यूपी के लोगों की चिंता बढ़ा रहे हैं। कल कोरोना के नए मामलों में यूपी ने रिकॉर्ड तोड़ दिया। 18,021 से ज्यादा नए केस सामने आए। कल अकेले लखनऊ में 5,300 से ज्यादा केस मिले। प्रयागराज में 1,800 से ज्यादा केस सामने आए। जरा पिछले कुछ दिनों का आंकड़ा भी देख लीजिए। 10 अप्रैल को 12,787 केस, 11 अप्रैल को 15,353 केस, 12 अप्रैल को 13,685 केस और अब 18,021 नए केस। यूपी में कोरोना के बढ़ते केस के बाद सिस्टम पर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। सवाल करने वालों में कैबिनेट मंत्री ब्रजेश पाठक भी शामिल हैं। उन्होंने मुख्य सचिव और अपर मुख्य सचिव को चिट्ठी लिखकर राज्य की हकीकत सबके सामने रख दी है। अत्यंत कष्ट के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि लखनऊ में स्वास्थ्य सेवाओं का अत्यंत चिंताजनक हाल है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी के कार्यालय में फोन करने पर अक्सर फोन का उत्तर नहीं मिलता, जिसकी शिकायत चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री को करने पर फोन तो उठता है, लेकिन सकारात्मक काम नहीं होता। एम्बुलेंस भी पेशेंट्स को समय पर नहीं मिल पाती। फोन से बुलाने पर 5-6 घंटे लग रहे हैं। सीएमओ ऑफिस से भर्ती की स्लिप मिलने में 2-2 दिन का समय लगा। हमारे इतिहासकार योगेश प्रवीण की इसलिए मौत हो गई क्योंकि 2 घंटे तक उन तक एम्बुलेंस नहीं पहुंची। वो कोरोना संक्रमित थे और उनकी हालत बिगड़ रही थी। परिजनों ने तमाम कोशिश की, बावजूद उसके उन तक नहीं पहुंची सेवा सहायता, इसकी वजह से उनकी मौत हो गई। योगेश प्रवीण लखनऊ के जाने माने इतिहासकार हैं और उन्होंने 3 दर्जन से ज्यादा किताबें इतिहास पर और भारतीय संस्कृति पर लिखी हैं। खासतौर पर लखनऊ नामा और दूसरी किताबें उनकी बहुत चर्चित रहीं, जिसमें लखनऊ के कल्चर, संस्कृति और यहाँ के लोगों के विचारों को लेकर के उन्होंने काफी विस्तार से बताया है। गौर करने वाली बात यह है कि 12 तारीख यानी सोमवार को मंत्री जी ने ये चिट्ठी लिखी, जबकि 4 दिन पहले वो जनता को सभी संसाधन होने का आश्वासन दे रहे थे। लेकिन फिर भी लखनऊ और कई अन्य महानगरों में बहुत तेजी से साथ संक्रमण बढ़ रहा था, तो लखनऊ में नाइट कर्फ्यू की ऐलान किया गया है और हम लोगों से अपील भी करते हैं कि कोरोना महामारी के विकराल रूप को रोकने के लिए कृपया समझें, अपने घरों में रहें, बहुत आवश्यक हो तभी निकलें। और जितने अस्पताल हैं उनके संबंधित अधिकारियों को हमने अलर्ट रहने के लिए कहा है, अतिरिक्त बेड से इंतजाम करने के लिए कहा है। हमारी सरकार हर स्तर पर तैयार है। कोरोना यूपी सरकार का कड़ा इम्तिहान ले रहा है। सूबे की जनता को बचाने के लिए सरकार के पास इस इम्तिहान को पास करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। लखनऊ से शिवेंद्र श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो। शिवेंद्र श्रीवास्तव के पास सीधा चलेंगे। शिवेंद्र, नंबर्स जो आ रहे हैं कम से कम वो तो चिंता में डालते हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि एम्बुलेंस की कमी, बेड्स की कमी, जो इस तरह की चीजें सामने आ रही है, ग्राउंड पर हालात क्या नजर आ रहा है? खास तौर पर लखनऊ की बात करें शिवेंद्र। देखिए नवजोत, लखनऊ के ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के हालात बहुत खराब हैं। जिस तरह से रोज नंबर बढ़ रहे हैं, 18,000 बहुत बड़ा नंबर है। पिछले बार फर्स्ट फेज में इतने ज्यादा नंबर कुल मिलाकर के कभी उत्तर प्रदेश के नहीं आए। और साथ ही साथ संक्रमण का दायरा देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के आवास, उनके सचिवालय, उनके खुद के स्टाफ के साथ हो गया। इसके अलावा पूरी यूनिवर्सिटी को बंद करने के लिए लोग अपील कर रहे हैं, लिख करके बाकायदा चिट्ठी कि यूनिवर्सिटी बंद कर दी जाए, ये कहा जा रहा है। यहाँ के कैबिनेट मिनिस्टर कह रहे हैं कि अगर हालात यही रहे तो लॉकडाउन लगाना पड़ेगा। यहाँ का हाईकोर्ट कह रहा है कि लॉकडाउन के बारे में सरकार विचार करे, क्योंकि जिस तरह के रोकथाम लगाई गई है, जिस तरह के निर्देश दिए गए हैं, वो नाकाफी हैं। यानी हर तरफ से एक तरीके से देखा जाए तो त्राही मची हुई है और हर कोई चाहता है कि इसका कोई स्थायी, कोई सख्त इंतजाम हो। हालांकि सरकार ने तमाम दावे किए, उन्होंने बहुत सारे इंतजाम किए हैं, लेकिन उनके ही कैबिनेट मिनिस्टर ब्रजेश पाठक ने सवाल उठाए। इसके अलावा जयप्रताप जो स्वास्थ्य मंत्री हैं यहाँ पे, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि शायद ये दूसरी वेव के लिए हम बहुत अच्छे से तैयारी नहीं कर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये सिस्टम में कहीं ना कहीं कोई कमी ऐसी दिखाता है, जिससे पता चलता है कि इतनी बड़ी वेव के लिए तैयारियां नाकाफी थी। अभी भी हालात जो हैं
नवजोत हैरान करने वाले हैं। अस्पतालों में बेड नहीं है, वेंटिलेटर्स के लिए मारामारी है, लोग कॉरिडोर में लेटे हुए हैं। इसके अलावा जो शमशान घाट है वहां तक वेटिंग लगी हुई है, एम्बुलेंस में डेड बॉडीज वेट कर रही है। जो अंतिम संस्कार नजर आप बनाए रखिए, क्योंकि हालात काफी खराब है, न सिर्फ मुंबई में, दिल्ली में, बल्कि उत्तर प्रदेश का हाल जिस तरीके से शिवेंद्र भी बता रहे हैं, हालात काफी खराब है। आप तीनों नजर बनाए रखिए, हम लौटेंगे आपके पास। तो कोरोना पर पूरा अपडेट दिन भर आज तक आपको देता रहेगा, लेकिन इस बीच ये भी बताएं कि कोरोना का तेज संक्रमण पूरे देश के लिए एक चिंता का विषय है। बचाव को लेकर तमाम तरह की हिदायतें दी जा रही हैं, लेकिन इसके उल्लंघन का सबसे खौफनाक दृश्य हरिद्वार कुंभ में देखने को मिला। आज कुंभ स्नान के लिए हरिद्वार में लाखों लोगों का जमावड़ा है। हिंदू मान्यता के मुताबिक कुंभ स्नान बड़ा पुण्य काम है। कुंभ पर गंगा में एक डुबकी सारे पापों को हर लेती है। इन्हीं मान्यताओं की वजह से वैसाखी मेष संक्रांति पर आस्था की डुबकी लगाने आज भी लाखों श्रद्धालु सूरज निकलने से पहले ही हरिद्वार की हर की पैड़ी पर पहुंच गए। सूरज निकलने तक लाखों लोग गंगा में डुबकी लगा चुके थे। अगर आम दिन होता तो पाप धुलने और आस्था की थ्योरी पर कोई सवाल नहीं उठता, लेकिन ये दौर कोरोना महामारी का है, लिहाजा ये तस्वीर सवाल खड़े कर रही है। रोज पीएम से लेकर सीएम जनता को 2 गज की दूरी और चेहरे पर मास्क लगाने की हिदायत दे रहे हैं। बंद कार में अकेले बैठे लोगों को मास्क न लगाने पर फाइन तक भरना पड़ रहा है। कहीं कहीं मास्क न पहनने पर पुलिस के डंडे भी बरस रहे हैं, तो कहीं लोगों को सरेआम मुर्गा बनाया जाता है। लेकिन हरिद्वार की इस तस्वीर में क्या किसी को नजर आ रहा है कोरोना प्रोटोकॉल? लोग एक दूसरे से सटे स्नान कर रहे हैं। मास्क पहनकर स्नान तो नहीं हो सकता, लिहाजा कोई मास्क है ही नहीं। क्या इससे कोरोना फैलने का खतरा नहीं? सुनिए उत्तराखंड के सीएम तीरथ सिंह रावत क्या कहते हैं। मरकज एक केवल हॉल के अंदर था। वो हॉल कितना बड़ा मैं दिल्ली में मैं जानता हूँ, और वो एरिया बिल्कुल फिक्स था, न उधर घूमने की जगह नहीं इधर पलटने की जगह। वहाँ पूरी तरह सोने के लिए भी एक ही हॉल में वो सब सोए पड़े हुए थे। यहाँ लगभग 16 घाट हैं, और कुंभ केवल हरिद्वार शहर में नहीं, तो आपका कुंभ ऋषिकेश से लेकर नीलकंठ तक भी कुंभ क्षेत्र घोषित है, और गंगा के पास है। माँ गंगा का अप्रैल धारा का पूरी तरह बहाव, आशीर्वाद ये सब लेके जाएंगे, तो उससे तुलना नहीं करनी चाहिए। ये बल्कि होना ही नहीं चाहिए, उससे तुलना अगर तो विषय होता है ना। लेकिन आंकड़े कुछ और कह रहे हैं। हरिद्वार में कोरोना के केस बढ़ रहे हैं। 11 अप्रैल को कोरोना के 386 केस सामने आए। 12 अप्रैल को केस की तादाद बढ़कर 408 पहुंच गई। 13 अप्रैल को इसमें और इजाफा हुआ। कोरोना के कल 594 नए केस सामने आए। अखाड़ा परिषद अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी महाराज खुद भी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। जाहिर है कोरोना कोई भेदभाव नहीं करता, ऐसे में सख्ती और सावधानी ही एकमात्र उपाय है। लेकिन अफसोस कि कुंभ की इन तस्वीरों में कुछ भी ऐसा नहीं दिख रहा। देहरादून से दिलीप सिंह राठौर के साथ आज तक ब्यूरो। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए आज तक। और अब हम आपको लिए चलते हैं रांची, जहां पर एक बेटी रो रही है और सरकार के होश उड़े हुए हैं। सदर अस्पताल में स्वास्थ्य मंत्री जी निरीक्षण के लिए पहुंचे, लेकिन सामने ही दहलीज पर मरीज ने दम तोड़ दिया। डॉक्टर और इलाज सही वक्त पर नहीं मिला और 60 साल के पवन गुप्ता नहीं रहे तो उनकी बेटी का गम सरकार से सवाल करने लगा। मंत्री भी उसी वक्त वहां से गुजर रहे थे और बेटी ने सवाल किया तो उनकी जबान खामोश हो गई। यहीं पे मरे हैं तड़प तड़प के। कोई नहीं यहाँ पर देखने के लिए खाली। मंत्री जी कह रहा है आदमी मर गया डॉक्टर के बिना। मंत्री जी यहाँ पे डॉक्टर चिल्लाते रह गए, डॉक्टर चिल्लाते रह गए, कोई डॉक्टर नहीं आया। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आज तक पर खबरों का सिलसिला जारी है, देखते रहिए आज तक।
KEI Wires and Cables। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।